गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने स्लेटर कांस्टेंट का कैलकुलेशन किया था। उसमें हमने आयरन के एग्जाम्पल से स्लेटर कांस्टेंट को समझा था। स्लेटर कांस्टेंट को हमने आयरन के एग्जाम्पल से वहाँ पे अच्छी तरह से कैलकुलेट किया था और इसको हमने जीरो से लेकर हायर लेवल तक पूरी तरह से समझ लिया था। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, आप वो एग्जाम्पल करके देखिए और अपनी समझ को बढ़ाइए। देखिए बच्चों, अपने पास में एग्जाम्पल है कैलकुलेट स्लेटर कांस्टेंट फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन सी? लिथियम, बेरिलियम प्लस और बोरॉन +2 एंड टिक एप्रोप्रिएट ऑप्शन। कैलकुलेट स्लेटर कांस्टेंट फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लिथियम, बेरिलियम प्लस और बोरॉन +2 एंड टिक एप्रोप्रिएट ऑप्शन। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप इतने में इसको कैलकुलेट करिए। सिग्मा फॉर Li, सिग्मा फॉर Be प्लस, सिग्मा फॉर B+2। ठीक है, ये आपके लिए 1.7 है, ये आपके लिए 1.8 है, ये आपके लिए 1.9 है। बी ऑप्शन में क्या है? सिग्मा लिथियम के लिए कितना है? 1.3। बेरिलियम प्लस के लिए कितना हो जाएगा? 2.3 और B+2 के लिए कितना है? 3.3। ओके, सी ऑप्शन है बाल को आपके पास में। सिग्मा लिथियम बराबर 1.7, सिग्मा बेरिलियम प्लस बराबर 1.7, सिग्मा B+2 बराबर 1.7। ओके, और डी ऑप्शन है बच्चों आपके पास में। सिग्मा लिथियम के लिए कितना मान सकते हैं अपन? 1.8, सिग्मा बेरिलियम प्लस के लिए 2.8, सिग्मा B+2 के लिए 3.8। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करिए और मुझे आंसर बताइए, और फिर मैं इसको आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। जल्दी से आप इसको कैलकुलेट करिए। ओके, मैं इसको कैलकुलेशन करके बताता हूं आपको। क्या कह रहा है अपने को कि अपने को जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है लिथियम, बेरिलियम प्लस और बोरॉन +2, इनके लिए सिग्मा की वैल्यू स्लेटर कांस्टेंट निकालना है, वो कितना आएगा? देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? लिथियम को लेंगे। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है वो लिख देंगे। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1। ओके, अब मैंने बोला था कि जिस अपने को 2s1 के लिए सिग्मा निकालना है। 2s1 के मतलब 2s के इलेक्ट्रॉन के लिए स्लेटर कांस्टेंट की कैलकुलेशन करनी है, तो इसको अपन क्या मान लेंगे? n मान लेंगे। इसको मान लेंगे n-1। ठीक है, अब इसमें 2s सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो 1 है, तो 1 को रेफरेंस मान लेंगे, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? 0। तो 0 इंटू n के लिए कितना मानते हैं भाई? ns और np के लिए जो शील्डिंग कंट्रीब्यूशन आता है वो कितना मानते हैं अपन n में? n के लिए 0.35, n-1 के लिए कितना मानते हैं? 0.85
ओके। और बाकी जो अदर्स है n-2 n-3 इनके लिए कितना हो जाता है 1। ये रूल चलता है अपने पास में। तो 0.35। इसके बाद यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 2। ये कितना हो गया 0.85। तो इससे सिग्मा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी आएगी। ये अपने पास में आ गई 1.7। ओके, तो लिथियम के लिए अपने पास में कितनी आ गई 1.7। अब आप देख लो बेरिलियम आयन के लिए, फिर बोरॉन आयन के लिए। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बोलो 4, 1s2 2s1। ओके, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही आ जाएगा इसका। तो जब अपन इसके लिए भी सिग्मा की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसी तरह से करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए भी सिग्मा कितना आएगा 1.7। और इसके लिए बोरॉन +2 के लिए 5 नंबर एटॉमिक नंबर 1s2 2s1। इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना ही रह जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 1s2 2s1। एटॉमिक नंबर 5 है। और B+2 के लिए कितना आ जाएगा 1s2 2s1। तो इसका भी जब आप कैलकुलेशन करोगे इसके लिए इसके सिग्मा की तो भी 1.7 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए सिग्मा स्लेटर कांस्टेंट समान आता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये यहाँ पर स्लेटर कांस्टेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए इक्वल दे रखा है तीनों के लिए 1.7। तो अपने को एक बात समझ में आ गई, निष्कर्ष निकाल लिया अपन ने कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है। अब अपन जेड इफेक्टिव निकाल के देखते हैं इनके लिए। देखिए इधर अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सम इलेक्ट्रॉनीय प्रजातियां, इधर सिग्मा ले लेते हैं, इधर जेड इफेक्टिव ले लेते हैं। जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन जेड माइनस सिग्मा। तो जेड माइनस सिग्मा से कैलकुलेट कर लेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अपने पास क्या था लिथियम 3, बेरिलियम +4, बोरॉन +2 5। ओके, सिग्मा बोलो 1.7। सिग्मा इसके लिए 1.7, इसके लिए भी 1.7। जेड इफेक्टिव निकालो इसके लिए कितना आ जाएगा 3 - 1.7। ये आ जाएगा आपके पास में 4 - 1.7। ये आ जाएगा आपके पास में 5 - 1.7। निकालो कितना आएगा। इसके लिए अपने पास में आ गया 3 और 1.3। ये आ जाएगा 2.3, ये आ जाएगा 3.3। ओके, सही है ना, चेक कर लेना एक बार। ओके, ओके, तो अपन ने इससे क्या सीखा, इस टेबल से अपन ने क्या सीखा। अपन ने इस टेबल से ये सीखा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए सिग्मा की वैल्यू तो सेम रहती है, लेकिन जेड इफेक्टिव की वैल्यू में वेरिएशन आ रहा है। देख लीजिए आप, लिथियम के लिए 1.3 आ रहा है, बेरिलियम प्लस के लिए 2.3 आ रहा है, और बोरॉन +2 के लिए 3.3 आ रहा है। तो आपको ये पूछ ले कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है कोई, जैसे एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, देखना इधर। आपको ये पूछ ले कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे रखी है आपको, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन सी है, लिथियम, बेरिलियम +B+2 ये दे रखी है। तो इसके लिए आपको क्या क्या पूछ सकता है, देखो इसके लिए मैं बता दूं आपको, इसमें देखना इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
सेम रहेंगे। ओके, दूसरी चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन में वेरिएशन आएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तीसरी बात क्या हो जाएगी, तीसरी बात क्या हो जाएगी इसमें, तीसरी बात ये हो जाएगी कि स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू, स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू यानी सिग्मा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, और जेड इफेक्टिव वेरी करेगा। जेड इफेक्टिव क्या करेगा, वेरी। मतलब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लिथियम बेरिलियम प्लस बोरॉन प्लस 2, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, तो उसमें सिग्मा रिमेन सेम, सिग्मा तो सेम रहेगा और जेड इफेक्टिव वेरी करेगा। क्या करेगा, जेड इफेक्टिव वेरी करेगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है इसमें 1.3, 2.3, 3.3, देख लो। तो अपने को पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इसमें भी इंक्रीज होगा और वेरिएशन आ रहा है जेड इफेक्टिव में, लेकिन सिग्मा की वैल्यू बच्चों सेम है इसमें। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए क्या क्या बातें हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट रहेंगे, ये आपको पहले से पता है, ये दोनों बातें तो आपको पहले से पता है। आज नया सीखने को क्या मिला आपको, ये दो बात, स्लेटर कांस्टेंट सेम और जेड इफेक्टिव वेरी करेगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप या फिर आप अपने नोट्सों में उतार लो इनको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, सीधा क्वेश्चन बनता है इसका। अब बच्चों मैं आपको स्लेटर का कंक्लूजन बता देता हूं। कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑफ स्लेटर रूल। बच्चों स्लेटर ने पीरियड के लिए क्या कंक्लूजन दिया था वो देखो, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इन पीरियड, इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं फॉर एस एंड पी। क्या बोला, एस और पी ऑर्बिटल में या एस और पी ब्लॉक में, एस और पी ब्लॉक में, एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनमें जब एक जेड का इंक्रीमेंट होता है, मतलब जब जेड एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है तो सिग्मा कितने से बढ़ेगा वो देखो। एलिमेंट ए से बी की तरफ गए आप, समझ रहे हो, जैसे पी ब्लॉक में ले लीजिए आप बी सी एन ओ एफ, तो आप एलिमेंट ए से बी की तरफ गए, यानी कि ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, फिर आगे ऐसे ही बढ़ते रहो आगे तक। तो एलिमेंट ए से बी की तरफ गए तो जेड कितने से बढ़ा, जेड कितने से बढ़ा, यहां पर जेड 1 से इंक्रीज होगा तो सिग्मा कितने से बढ़ेगा, सिग्मा यहां पे बच्चों 0.35 से बढ़ेगा। और बोलो तो जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ेगा, 0.65 से बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। अब इसके आगे अपन लेते हैं 4D ब्लॉक। 4D ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए एलिमेंट ए से एलिमेंट बी की तरफ जाते हैं तो जेड का मान 1 से बढ़ता है
सिग्मा का मान 0.85 से बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव का मान कितने से बढ़ता है? 0.15 से। समझ रहे हो? तो ये जो कंक्लूजन है वो स्लेटर ने दिया लेफ्ट टू राइट इन पीरियड जाने पर। अब टॉप टू बॉटम जाने पर उसने क्या कहा वो देखो। टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाने पर जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। ये किसने कहा? अकॉर्डिंग टू स्लेटर। अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल। ठीक है, आप इसको कॉपी करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों, हमने जब पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी तो पहली प्रॉपर्टी अपन ने जेड इफेक्टिव पढ़ा। जेड इफेक्टिव यहाँ तक है। आप स्लेटर रूल का कंक्लूजन निकाल लिया अपन ने, ये जेड इफेक्टिव खत्म है यहाँ पर। इसके बाद में अपन दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कौन सी? एटॉमिक रेडियस। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो अपन ने एटॉमिक प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, दो प्रकार की प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने, एक तो एटॉमिक एक मोलिकुलर। तो मोलिकुलर और एटॉमिक में से अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? एटॉमिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक प्रॉपर्टी में अपन ने एक प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है, कौन सी? जेड इफेक्टिव। अब दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं अपन, एटॉमिक रेडियस या साइज। हाँ तो बच्चों मैं आपको क्या बता रहा था कि एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज कैलकुलेट कैसे करेंगे अपन, कैसे देखेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले आप कुछ बातें समझो। देखो बच्चों, हमने जो एटम है उसको स्फेरिकल माना है। एटम क्या माना है? स्फेरिकल। मतलब जो एटम है वो गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन 3D अरेंजमेंट में चक्कर लगाते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन 3D अरेंजमेंट में चक्कर लगाते हैं, तो इस वजह से एटम का साइज स्फेरिकल हो जाता है। दूसरी बात, अब एटम की रेडियस क्या होती है वो देखो। एटम की रेडियस क्या होती है बच्चों? तो एटम की रेडियस बच्चों ये देखना, इधर ये अपने पास में एटम है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वहां तक की दूरी, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन तक की दूरी क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियस। क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियस। क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियस। क्या बोला मैं? डिस्टेंस इन बिटवीन, डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन is known as outermost cell electron is known as atomic radius। समझ में आ गया? एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो ये है रेडियस। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी को अपन रेडियस कह रहे हैं। ठीक है, अपने को पता लग गया कि रेडियस क्या है। अब बात करते हैं कि क्या हम एक सिंगल एटम से, यानी कि एक फ्री एटम से, एक आइसोलेटेड एटम से क्या रेडियस निकाल सकते हैं?
उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें क्या है बच्चों, अभी आपको लिखना नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, अभी आप ध्यान से देखिए इधर। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि जो एटॉमिक रेडियस है उसको अपन कैलकुलेट करने के लिए एटम को यूज नहीं कर सकते, यानी कि एक सिंगल एटम को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बच्चों सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। जो आइसोलेटेड एटम है ना, आइसोलेटेड एटम या फ्री एटम डज नॉट एग्जिस्ट। पहली बात तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मोलिकुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात ये होता है एटॉमिक साइज इज टू स्मॉल, यानी कि एटम की जो साइज है वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटे आकार का होता है, तो रेडियस को निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। पहली बात तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरी बात क्या है, ये साइज टू स्मॉल, बहुत ही छोटी होती है। ओके, हाँ तो बच्चों मैं आपको बता रहा था, जो अपने पास में आइसोलेटेड एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, आइसोलेटेड एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, उसकी एनर्जी बहुत हाई रहती है। तो मैं ये कह सकता हूँ एनर्जी ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई इन आइसोलेटेड एटम। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो आइसोलेटेड एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी का होगा तो उसकी अपन एग्जैक्ट स्थिति को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो पाई जाने की प्रायिकता है ना, वो अपने को जीरो मिलेगी लगभग। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रायिकता लगभग जीरो मिलेगी अपने को। यानी कि अपन इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट स्थिति को पता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये एक जगह रुक नहीं पाता है और अपन रेडियस कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ ये, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये हाई एनर्जी का कैसे हो गया? तो बच्चों देखो, कोई भी एटम होता है, जैसे F2 एटम है, अगर मैं इससे F2 मॉलिक्यूल है, F2 मॉलिक्यूल अपने पास में F2 मॉलिक्यूल है। अगर F2 मॉलिक्यूल से अगर मैं एटम बनाता हूँ तो मेरे को इसके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मेरे को हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हाई हीट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मेरे को इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो F एटम बनेगा वो हाईली एनर्जेटिक होगा। ये जो आइसोलेटेड, ये जब यहाँ बॉन्ड टूट के जब ये एटम बनेगा तो ये एटम हाईली एनर्जेटिक होगा, क्योंकि अपन ने हीट दी है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जब अपन हीट देंगे तो ये एनर्जी प्राप्त करके ये एटम हाईली एनर्जेटिक हो जाएगा। तो आइसोलेटेड एटम हाईली एनर्जेटिक होगा, तो ऑब्वियसली उसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन भी काफ़ी हाई एनर्जेटिक होगा, और उस पर किस पर, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों पर जेड इफेक्टिव कम काम करेगा, जेड इफेक्टिव का आकर्षण बल कम काम करेगा। इस वजह से ये आउटर सेल में अपने को एग्जैक्ट स्थिति का पता नहीं बता सकता। मतलब हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से आउटर सेल में इसकी एग्जैक्ट स्थिति का पता नहीं कर सकते। ठीक है, चौथी बात अपन करते हैं, हाँ तो बच्चों फोर्थ चीज क्या आती है अपने पास में? फोर्थ चीज क्या आती है? फोर्थ चीज आती है कि जो एटम की जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री।
एटम की जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। कहने का मतलब जो ये जो बाउंड्री है ना, ये बिल्कुल क्लियर नहीं होती है बच्चों की, यहाँ से यहाँ तक है। ये जो बाउंड्री है ना एटम में, ये जो बाउंड्री होती है एटम में, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होती है कि ये बस यहाँ तक, यहाँ से मतलब ये बाउंड्री यही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटर सेल है, आउटर सेल की जो बाउंड्री है वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं होती है हमें। ये डिफ्यूज होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिफ्यूज होता है, तो अपने को पता नहीं चल पाता है कि कहाँ तक आउटर सेल जा रहा है, या आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ तक स्प्रेड है, ये पता नहीं चल पाता है। इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि इस एटम की जो बाउंड्री है वो यहाँ तक है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। पांचवी बात क्या है कि अपने पास में ऐसी कोई भी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक नहीं है। देर इज नो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक by which determine atomic radius। क्या कह रहा हूं मैं कि अपने पास में कोई भी ऐसी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक नहीं है जिससे कि अपन एटम की रेडियस निकाल सके। ऐसी अपने पास में कोई एटॉमिक रेडियस नहीं है कि जिससे अपन एटम की रेडियस निकाल सके। इसलिए बच्चों एटम की रेडियस को कैलकुलेट करना आइसोलेटेड एटम से बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल क्या नामुमकिन है लगभग। 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट ये है, अगर मान लो जब एटम से आप रेडियस कैलकुलेट नहीं कर पाते हो तो कैलकुलेट कैसे करोगे। अब प्रश्न ये उठता है, पहला प्रश्न तो क्या था कि भाई एटम से अपन रेडियस कैलकुलेट कर लें, तो उसके पीछे अपन रीजन देखा कि एटम का साइज छोटा है, एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, आइसोलेटेड एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, कंपाउंड फॉर्म में रहता है। तीसरी बात, अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो हाईली एनर्जेटिक होता है। चौथी बात, अपने पास में वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। पांचवी बात अपने पास ये आ गई कि अपने पास में कोई भी ऐसी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक नहीं है जिससे अपन एटम की रेडियस ज्ञात करें। और छठी बात यह है कि जब आप एटम की रेडियस सिंगल एटम से कैलकुलेट नहीं कर पाओ तो फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए अपने को लेना पड़ेगा एटम को मॉलिक्यूलर फॉर्म में या फिर कंपाउंड फॉर्म में। कहने का मतलब एटम हमेशा कंपाउंड फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, तो अपन मॉलिक्यूल्स की सहायता से एटॉमिक रेडियस निकालेंगे। ठीक है, यानी कि अपन एटम की रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अपन बोलेंगे एटॉमिक रेडियस is calculated in combined state। ठीक है, यानी कि जब एटम आपस में बंधित होंगे, मॉलिक्यूल के रूप में बंधित होंगे, तभी आप एटम की रेडियस निकाल सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि एटम की रेडियस कैसे एटम से मतलब कैसे मॉलिक्यूल से निकलेगी? तो इसका जवाब है होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल से। मतलब आप एटॉमिक रेडियस होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल से निकाल सकते हो। कैसे? देखो, जैसे मान लो आपके पास में H2 अणु है, H2 मॉलिक्यूल है। इस H2 मॉलिक्यूल की सहायता से आपको हाइड्रोजन की रेडियस निकालना है। हाइड्रोजन एटम हो गया और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कौन है? H2। तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की सहायता से हाइड्रोजन एटम की रेडियस निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखिए बच्चों, इधर अपने को पता है कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एक दूसरे से ऐसे 1s ऑर्बिटल की सहायता से ओवरलैपिंग करके H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है,
इस तरह से। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ये इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, मतलब दोनों एटम एक ही है। यानी कि ये भी ए एटम है, ये भी ए एटम है, दोनों की ईएन बराबर है, ईएन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो बिल्कुल बीचों बीच होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो इसके बिल्कुल बीचों बीच होगा, समझ रहे हो। यानी कि इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस से और इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस तक जो दूरी है वो तो क्या कहलाएगी, ये जो एच ए हाइड्रोजन है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से लेकर दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस तक की दूरी, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बॉन्ड लेंथ। ये तो क्या कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ क्यों बोला इसको, क्योंकि ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया बच्चों, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि एक एटम से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के जो बीच की दूरी है, एक एटम से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है उसको अपन बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं, और इसको ही अपन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, अंतरनाभिकीय दूरी। तो इस अंतरनाभिकीय दूरी के बीच में जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, तो दोनों की ईएन क्या है, समान। तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बिल्कुल यहाँ पर बीचों बीच आएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कैसे कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मेजर। और मेजर कैसे करेंगे, मेजर करने के लिए अपने पास में स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है। क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से मतलब क्या है कि अपने पास में ऐसी टेक्निक्स है कि अपन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड लेंथ को ज्ञात कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में दो न्यूक्लियस के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अपने पास में IR है, UV है और एक्सरे है। तो ये अपने पास में ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है जिनसे आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे ज्ञात करना है, क्यों ज्ञात करना है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ना ही अपने को इसको पढ़ना है, ना अपने को इसकी जरूरत है, ठीक है। तो अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अपन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कर लिया अपन ने। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आएगी ना उसका आधा कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगी, बाल को एटॉमिक रेडियस मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये अपने को एटॉमिक रेडियस मिल गई। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो जितनी आई, मान लो x आई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, x/2, ये रेडियस हो जाएगी। ऐसा अपन कब कर सकते हैं, ऐसा अपन तभी कर सकते हैं जब अपने पास में होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल हो। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल होने से ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो दोनों न्यूक्लियस के बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। इसलिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को आधा करने से, बीचों बीच रहने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। बीचों बीच क्यों रहेगा, क्योंकि जो इस एटम का Z इफेक्टिव है वो भी लग रहा है इस पर, और इस एटम का Z इफेक्टिव है वो भी लग रहा है। तो दोनों एटम का Z इफेक्टिव समान है। क्यों, क्योंकि दोनों एटम एक ही है। क्यों, क्योंकि दोनों एटम एक है। दूसरी बात, दोनों एटम की साइज बराबर है। पहली बात तो क्या है कि दोनों एटम सेम है। दूसरी बात क्या है, दोनों एटम की साइज सेम है। तीसरी बात, साइज सेम है। तीसरी बात, EN सेम है दोनों एटम की, EN सेम है। तो ये तीन बात समान है इसकी, इसलिए Z इफेक्टिव भी क्या होगा इनका, भाई इसका जो Z इफेक्टिव होगा वो ही इसका Z इफेक्टिव होगा। मतलब ये जितनी ताकत से ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींचेगा उतनी ताकत से ये न्यूक्लियस भी ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींचेगा अपनी तरफ। भाई ये जो H एटम है इसका जो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर Z इफेक्टिव लगाएगा उतना ही ये न्यूक्लियस इस पर Z इफेक्टिव लगाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, बीचों बीच बैलेंस रहेगा। इसलिए अपन इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ करके अपन एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं। लेकिन बाद को अगर मान लो हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल हो जाए, कौन सा हो जाए, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद में आपको समझाता हूँ। लिखना नहीं है आपको सिर्फ समझना है अभी।
मैं लिखवा दूंगा कहाँ लिखवाना है कहाँ नहीं, आप बेफिक्र रहिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर मान लो हिट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो आप एटॉमिक रेडियस कैसे ज्ञात करोगे? तो इसके लिए आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो ये मेरे पास में ए एटम है और ये मेरे पास में बी एटम है, तो हिट्रो डाई एटॉमिक हो गया, ए बी अलग अलग। जैसे मान लो ये एच है और ये सी एल है, तो साइज में भी डिफरेंस है। पहली बात क्या है, साइज में डिफरेंस है। दूसरी बात क्या है, दोनों की ईएन डिफरेंट है, दोनों की क्या है, ईएन भी डिफरेंट है। तो इसका जो न्यूक्लियस है और इसका जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या समान ताकत से खींच पाएंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, इसका जो न्यूक्लियस है और इसका जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को या ये ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन को क्या समान ताकत से खींच पाएंगे? नहीं ना, नहीं खींच पाएंगे। मतलब जिसकी ईएन ज्यादा होगी, यहाँ पर ईएन किसकी ज्यादा है, मान लेते हैं अपन बी की ईएन ज्यादा है, तो जिसकी ईएन ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, उसका न्यूक्लियस, उस एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल सकते हो, ए बी मॉलिक्यूल की आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो निकाल सकते हो। किसके द्वारा? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा आप ए बी मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो निकाल सकते हो, लेकिन आप एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते। क्योंकि आप इसको हाफ नहीं कर सकते। हाफ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, वो किधर है, वो बी मॉलिक्यूल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इसलिए अपन एग्जैक्ट स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहाँ तक फैला हुआ है या कहाँ तक किस पोजीशन पर है, इसका पिन पॉइंट कहाँ है, कहाँ से इसको हाफ करें। तो अपन हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल से एटॉमिक रेडियस हाफ करके नहीं निकाल सकते। हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल से एटॉमिक रेडियस कैसे निकालेंगे वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन हाफ करके नहीं निकाल सकते। हाफ करके किसकी निकाल सकते हैं अपन? होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल की। गॉट इट? मेरी बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो क्या बोला मैंने, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल से तो आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को आधा करके एटॉमिक रेडियस बता दो सीधे ही, लेकिन हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए आप बॉन्ड लेंथ को आधा करके एटॉमिक रेडियस नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? एक तो साइज डिफरेंट है, ईएन डिफरेंट होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जिसकी ईएन ज़्यादा होगी उस एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा। और दूसरी बात, ईएन में डिफरेंस होने की वजह से इसमें इस कोवलेंट बॉन्ड में जैसे ए और बी है, ये एच और सी एल है, तो ईएन ज़्यादा होने से इस कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर भी आ जाएंगे। तो आयनिक कैरेक्टर आने की वजह से भी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि आप इस न्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ करके एटॉमिक रेडियस नहीं कैलकुलेट कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं अपन, बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो बच्चों सिंगल एटम से अपन एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते, अपन सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को आधा करके एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एटॉमिक रेडियस क्या होती है। अब आप लिखना स्टार्ट करना, तो आप लिख लो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, पूरा लिख दो, डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस ही एटॉमिक साइज है भाई। जैसे मान लो ये एटम की रेडियस बढ़ेगी तो साइज भी तो बढ़ रही है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, एटम की रेडियस ही एटम की साइज है। एटम की रेडियस अगर कम ज़्यादा होती है तो साइज भी कम ज़्यादा होगी, इसलिए इसको साइज भी बोल सकते हैं आप। डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियर
सॉरी न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। केंद्रक या नाभिक, नाभिक और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को अपन एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ये आप डायग्राम बना लीजिए, ये अपने पास में एटॉमिक रेडियस हो जाएगी। बस आपको इतना ही लिखना है। मैंने वो जो पॉइंट समझाए हैं वो आपको एटम के बारे में कुछ जानकारी दी है ताकि आपको अंदाजा लगे कि एटम से अपन रेडियस क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते। बस आपको उसको लिखना नहीं है क्योंकि आपको वहाँ से कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। क्वेश्चन जहाँ से बनेगा वो अपन छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात ये है कि एटॉमिक रेडियस कितने प्रकार की होती है, तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के टाइप्स क्या क्या है। तो किस आधार पर ले रहे हैं अपन, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। हाँ तो बच्चों में क्या बोल रहा था, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस किस आधार पर ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। मतलब बॉन्डिंग से सीधा सा मतलब ये है कि अपने पास में नेचर ऑफ बॉन्ड। क्या बोला मैंने, मैं क्या बता रहा था आपको, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस किस आधार पर ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर, बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर एटॉमिक रेडियस के प्रकार, बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर एटॉमिक रेडियस के प्रकार। पहली चीज क्या है अपने पास में, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। दूसरी बात क्या है, मेटेलिक रेडियस। तीसरी रेडियस कौन सी है, वांडरवाल रेडियस। चौथी रेडियस कौन सी है अपने पास में, आयनिक रेडियस। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की रेडियस हो गई अपने पास में। ओके, कौन कौन सी, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वांडरवाल रेडियस, आयनिक रेडियस। ओके, अब अपन एक एक करके इनकी बात करते हैं, एक एक रेडियस की अपन बात करते हैं और इनके बारे में समझते हैं। तो बच्चों अपने पास में पहले आती है कौन सी, कोवेलेंट रेडियस। सहसंयोजक त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस। तो बच्चों कोवेलेंट जो रेडियस होती है वो अपने पास में कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में मिलती है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, हो सकते हैं होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये हो सकते हैं, मतलब होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर भी है, इसलिए अपन को उनको भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर होता है, उसमें आयनिक बॉन्ड का नेचर भी होता है। जैसे HCl मॉलिक्यूल हो गया तो वो हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, उसमें कोवेलेंट नेचर भी है और आयनिक नेचर भी है। होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में प्योर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो इस तरह की जो मॉलिक्यूल है उनमें क्या पाई जाएगी, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कोवेलेंट रेडियस होती क्या है। तो
लिखिए डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ ऑफ टू सिंगली कोवेलेंटली बॉन्डेड नॉन मेटल एटम्स इन होमो डाइएटॉमिक molecule is known as covalent radius. ठीक है, एक बार आप एकल सहसंयोजक बंध से बंधित दो समान अधातु परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान एकल सहसंयोजक बंध से बंधित दो समान अधातु परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। कौन सी बात? अधातु परमाणु। तो आपको ध्यान रखना है जो कोवेलेंट रेडियस है वो नॉर्मली जनरली अपन किसके लिए लेते हैं? नॉन मेटल एटम्स के लिए। जैसे नॉन मेटल एटम कौन से हो गए? जैसे एच हो गया, Cl हो गया, F हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब नॉन मेटल एटम है। तो इनके लिए ही अपन यूज करते हैं कोवेलेंट रेडियस का। अब देखिए, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जरा नोट लगा लो। आप नोट में क्या लिखोगे? जनरली, बस इतना ही लिख रहा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ वैसे ही। जनरली नॉन मेटल एटम के लिए, नॉन मेटल एलिमेंट के लिए या एटम्स के लिए अपन कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करते हैं, और जो मेटल एटम होते हैं उनके लिए अपन मेटल एटम होते हैं उनके लिए अपन क्या करते हैं? मेटेलिक रेडियस। इस बात का ध्यान रखना आप, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। नॉन मेटल एलिमेंट के लिए या एटम के लिए अपन कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन करते हैं, और मेटल की अपन मेटेलिक रेडियस को। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि कोवेलेंट रेडियस को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो आप हेडिंग डालना इसमें, तो इसी के अंदर है, क्या डालेंगे? कंडीशन टू फाइंड आउट कोवेलेंट रेडियस होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो डाइएट, देखो मैं क्या बता रहा था आपको, कोवेलेंट रेडियस को फाइंड आउट करने की जो कंडीशन है वो कैसे है। तो पहले केस में अपन ने क्या लिया, इसको केस फर्स्ट बोल दो आप। केस फर्स्ट में क्या लिया? होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे कोवेलेंट रेडियस? तो मैंने पहले ही बता दिया, अब और बता दे रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना है। जैसे मान लो आपके पास में एक दो होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब समझ में आ रहा है आपको? ये साइज समान है इसकी, है ना, एटम की साइज बराबर रहेगी। दोबारा बना देता हूँ अगर आपको दिक्कत है तो। इस तरह से ये अपने पास ए एटम है, ये भी ए एटम है, तो इससे कौन सा मॉलिक्यूल बना? A2 मॉलिक्यूल। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है,
ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। देखो अब ये कोवलेंट रेडियस निकालना है इसके लिए, ठीक है। तो कोवलेंट रेडियस निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मान लीजिए अपने पास में कितनी आती है बच्चों, कितनी आती है, डी, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, डी ए बी, सॉरी डी ए ए, ये अपने पास में इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है, डी ए ए। तो इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा वह अपनी रेडियस होगी किस एटम की, ए एटम की, आर ए, ये हो जाएगी। ये भी कौन सी हो जाएगी, आर ए। समझ में आया? होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल से अपन रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बात समझ में आई? क्या करेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालेंगे। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अपन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से निकाल लेंगे। उसके लिए अपने पास टेक्निक है कौन कौन सी, IR, UV और एक्सरे, इनसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद में अपने को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का पता चल जाएगा और फिर अपन उसका आधा कर देंगे। तो आधा करने से अपने को इस एक एटम की रेडियस का पता चल जाएगा, और जो इस एटम की रेडियस होगी वही इस एटम की रेडियस होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों एटम सेम ही तो है, इसलिए। तो एटम मॉलिक्यूल लिया, उसमें ए की रेडियस अपन ने कैलकुलेट कर ली। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बनेगा, आर ए बराबर डी ए बाई 2, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, कोवलेंट रेडियस, इसको आगे हल और कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपको डी ए निकालना हो, आर ए दी गई हो, डी ए निकालना हो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालना हो और आर ए दी गई हो, तो इसका डबल कर देंगे। तो डी ए बराबर 2RA, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कोवलेंट रेडियस के लिए अपन क्या कमेंट कर सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि कोवलेंट रेडियस क्या होती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की आधी होती है। क्या होती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की आधी होती है, उसकी हाफ होती है। या फिर आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हो। तो आप नीचे और लिख लो इसको, कोवलेंट रेडियस बराबर बॉन्ड लेंथ अपॉन 2, ठीक है। ये सब एक ही बात है। इस तरह से इन फॉर्मूलों से अपन रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल में क्या दिया रहेगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दी रहेगी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल की, तो आप सीधे ही 2 का भाग लगा देना, आपको एटॉमिक रेडियस मिल जाएगी। ओके, देखिए इधर बॉन्ड लेंथ ऑफ Cl2 molecule is bond length of Cl2 molecule is 1.98 angstrom. Then calculate atomic radius of Cl atom. ठीक है, ये निकाल सकते हो आप, निकालो। इधर देखो, निकाल लिया होगा, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला क्या था अपने पास में, आर ए बराबर डी ए बाई 2। ओके, यहाँ पर आर ए क्या है अपने पास, Cl एटम है, डी ए क्या है, Cl है बाई 2। तो डी Cl क्या है अपने पास में, 1.98 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2, तो क्या जाएगा 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। Cl एटम की अपने पास में रेडियस कितनी आ जाएगी, 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए तो बहुत ही सरल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं,
अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी कि जो नॉन मेटल एटम है उनके लिए अपन कोवेलेंट रेडियस लेते हैं, और जो मेटल एटम है उनके लिए अपन मेटल रेडियस लेते हैं। उसका रीजन क्या है, देखो नॉन मेटल एटम होते हैं उनके लिए अपन कोवेलेंट रेडियस क्यों लेते हैं। देखना बच्चों, नॉन मेटल एटम होते हैं उनमें क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस जैसे ये ए एटम है, ये एटम है, ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, इसका न्यूक्लियस है ये इसका न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि ये पास वाले इस एटम के ऊपर भी लगता है, समझ रहे हो, इस पर तो लगता ही लगता है, साथ में इस पास वाले एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर भी लगता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो ये ए नॉन मेटल एटम है इसके न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव इतना स्ट्रांग, इतना प्रबल होता है कि पास वाले नॉन मेटल एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर भी लगता है, और इस न्यूक्लियस का भी इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव लगता है। तो इतना स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स होता है कि इनके जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के जो ऑर्बिटल होते हैं, वो आपस में कॉमन स्पेस में आ जाते हैं। वो क्या जाते हैं, कॉमन स्पेस में आ जाते हैं, मतलब वो ओवरलैप कर जाते हैं। क्या बोला मैंने कि जेड इफेक्टिव इतना स्ट्रांग होता है कि आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल के जो ऑर्बिटल हैं, वो आपस में कॉमन स्पेस में जाते हैं और ओवरलैप कर जाते हैं, और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। इसलिए अपन नॉन मेटल एटम के लिए सीआर की बात करते हैं, कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं, ड्यू टू स्ट्रांग जेड इफेक्टिव ऑफ बोथ एटम। ओके, लेकिन जो मेटल एटम होते हैं उनमें जेड इफेक्टिव इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, इसलिए इसमें एटम आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं, इसमें आपस में टच ही कर पाते हैं, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस। इस एटम का न्यूक्लियस इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसका भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है इनका जेड इफेक्टिव इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इतना प्रबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये सिर्फ टच ही करते हैं आपस में क्या करते हैं, टच ही करते हैं, ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो, ओवरलैप नहीं कर पाते। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जब इतना स्ट्रांग जेड इफेक्टिव है तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलता है। बच्चों, स्ट्रांग जेड इफेक्टिव की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉमन स्पेस में आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके आउटर मोस्ट सेल से निकल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके आउटर मोस्ट सेल से निकल जाएगा। आउटर मोस्ट सेल में जो भी ऑर्बिटल है, जो भी एस हो या पी, एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल है, इसके आउटर मोस्ट सेल में जो एस या पी ऑर्बिटल है वो आपस में स्ट्रांग जेड इफेक्टिव की वजह से क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। इस ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कॉमन स्पेस में आ जाएगा। इस कॉमन स्पेस में आने को ही अपना ओवरलैपिंग बोलते हैं, और इसी वजह से अपने को क्या मिलेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए नॉन मेटल के लिए अपन सीआर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर रहा था आपके पास में कि कंडीशन टू कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, उसमें अपन ने पहला एग्जांपल होमोडायटोमिक के ले लिया है, उसको कंप्लीट कर लिया। अब उसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, फॉर हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल, फॉर हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल। देख लो, इन केस ऑफ हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल, heterodiatomic molecule, in case of heterodiatomic molecule the bond length cannot be taken in half because of क्यों नहीं लिखते। पहली बात ये है कि
पहली बात क्या है, साइज इज डिफरेंट। दूसरी बात क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डिफरेंट। भाई दोनों एटम की साइज भी डिफरेंट रहेगी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिफरेंट रहेगी। इस वजह से अपन हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड लेंथ है उसको हाफ नहीं कर सकते। तो देखो बच्चों, अब हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स में भी दो केस बनते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, इसमें भी दो केस बनते हैं। तो देयर आर व्हेन En इज सेम, व्हेन En मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज नियरली सेम। नियरली सेम का मतलब क्या है कि लगभग सेम होती है, इनमें इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है। दो एटम की जो En होती है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेस डिफरेंस होता है, इसलिए नियरली सेम। तो इस कंडीशन में अपने को ये हेटेरोडायटोमिक का ही केस चल रहा है। इस कंडीशन में अपने को कैसे कैलकुलेट करना है देखना। ये है अपने पास में ए एटम, ये है अपने पास में बी एटम, ठीक है। दोनों को, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये है। तो अभी अपन इसको हाफ तो कर नहीं सकते, हाफ तो कर नहीं सकते, तो ये रेडियस तो इसकी हो जाएगी, हाफ तो कर नहीं सकते। तो अपने को अब इसकी ए की और बी की जो एटॉमिक रेडियस है वो कैसे निकाले। अपने पास में क्वेश्चन ये है कि ये जो रेडियस है आर ए और ये जो बी एटम की जो रेडियस है आर बी, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। इन दोनों को मिलाकर ये जो डी ए बी आ रहा है वो है। मतलब यहाँ पर अपन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, डी ए बी मॉलिक्यूल्स की अंतरानाभिकीय दूरी बराबर आर ए प्लस आर बी, ऐसे निकालेंगे। यानी कि अगर आपको ए एटम की रेडियस निकालना है तो आपके पास में बी एटम की रेडियस होनी चाहिए और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होनी चाहिए ए बी मॉलिक्यूल की। तो डी ए बी क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या फिर आप बोल सकते हो बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी मॉलिक्यूल। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी मॉलिक्यूल। आर ए क्या है, कोवलेंट रेडियस ऑफ ए एटम या एलिमेंट। आर बी क्या है, कोवलेंट रेडियस ऑफ बी एटम। इस तरह से अपन इसको निकालेंगे। तो अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ए और बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके एटॉमिक रेडियस निकालेंगे। किसके लिए, हेटेरोडायटोमिक के लिए। ये हेटेरोडायटोमिक के लिए ये हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स मतलब क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, विषम नाभिकीय, विषम परमाणुवीय अणु। होमोडायटोमिक को सम परमाणुवीय अणु, यानी कि जो दो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु। ये क्या है, दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु विषम परमाणुवीय। दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु, दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु विषम परमाणु कहलाता है। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए आप, ये हेटेरोडायटोमिक के केस में चल रहा था अपने पास में, तो इसको आप ऐसे पॉइंट आउट कर लेना।
एग्जाम्पल देखिए आप अपने पास में, कोवेलेंट रेडियस पढ़ रहे थे। कोवेलेंट रेडियस में अपन ने होमोडायटोमिक पढ़ लिया था, दूसरा हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल पढ़ लिया था। हेटेरोडायटोमिक में पहला केस अपने पास में ये आ रहा था, तो आप इसको ए से डिनोट कर सकते हो। तो ए में चल रहे हैं अपन। तो एग्जाम्पल क्या है, बॉन्ड लेंथ ऑफ ICl इज 2.32 एंगस्ट्रॉम। ICl की जो बॉन्ड लेंथ है वो 2.32 एंगस्ट्रॉम है। इसी प्रकार RA यानी कि कोवेलेंट रेडियस ऑफ Cl एटम, RA कितनी है 0.99 एंगस्ट्रॉम, अपने अभी निकाली थी 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो अपने को पूछ ले कि RI कोवेलेंट रेडियस ऑफ I एटम यानी कि RI कैलकुलेट करो। देखो इसमें अपने को ICl की बॉन्ड लेंथ दे रखी है, कोवेलेंट रेडियस दे रखी है RA की 0.99 एंगस्ट्रॉम, कोवेलेंट रेडियस दे रखी है I एटम की, तो आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो बच्चों, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही, I और Cl की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है इनमें डिफरेंस बहुत ही कम है, यानी कि नियरली सेम है, ठीक है। तो आपको पता करना है कि ये कौन सा एटम है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, DAB बराबर RA प्लस RB, ये यूज करेंगे। तो DAB कितना अपने पास में, DAB क्या है ICl, RA क्या है, RA कोई सा भी एटम मान लो, जिसे आप I मान लो, RCB मान लो, RCl, ठीक है। ICl क्या है 2.32 और RI को कैलकुलेट करना है, RCl कितना है 0.99 एंगस्ट्रॉम, ये भी एंगस्ट्रॉम में है। यूनिट सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना यूनिट सेम होनी चाहिए। पिकोमीटर में है तो पिकोमीटर में रखे, एंगस्ट्रॉम में है तो एंगस्ट्रॉम में रखे। तो RI आ जाएगा आपके पास में 2.32 माइनस 0.99, तो आप कैलकुलेट करके निकाल लेना RI कितना आएगा। तो ये आपके पास में लगभग आ जाएगा 1.3। बच्चों अपन अब हेटेरोडायटोमिक के केस में अपन बी केस ले रहे हैं, जब En डिफरेंट हो, वह En इज डिफरेंट, यानी कि लार्ज डिफरेंस हो। क्या हो, लार्ज डिफरेंस, किसमें, ए और बी एलिमेंट की En में लार्ज डिफरेंस हो, तब अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। इस कंडीशन में आप हेटेरोडायटोमिक के लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, इस केस में आप फॉर्मूला यूज करोगे, इन दिस केस we will find out atomic radius by Stevenson Schumacher। क्या कह रहा था मैं, इन दिस केस वी विल फाइंड आउट एटॉमिक रेडियस बाय स्टीवेंसन स्कोमेकर इक्वेशन और फॉर्मूला। जब आपके पास में En में ज़्यादा डिफरेंस हो, यानी कि मैं ये कहूँ कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दी गई है, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दी गई है तो उस वक्त आप स्टीवेंसन स्कोमेकर इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, स्टीवेंसन स्कोमेकर, ये साइंटिस्ट के नाम है। स्टीवेंसन स्कोमेकर सूत्र का यूज करके आप निकालोगे। ये स्टीवेंसन स्कोमेकर सूत्र क्या है वो लिख देता हूं मैं, DAB
हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल ही है। ए बी का मतलब क्या है? हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल। डी ए बी बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी मॉलिक्यूल बराबर आर ए प्लस आर बी, ठीक है, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09, ठीक है, ब्रैकेट मॉडुलस एक्स ए माइनस एक्स बी। इसको कुछ बुक में चाई ए माइनस चाई बी भी बोला गया है, ठीक है, या फिर आप एक्स ए माइनस एक्स भी बोल सकते हो, चाई ए माइनस चाई बी बोल सकते हो। इससे अपने को ये फॉर्मूला मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्वेश्चन के अंदर दी गई है तो आप सीधा इसका यूज करें, आप फिर इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे डी ए बी बराबर आर ए प्लस आर बी, इसका यूज नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपको कोई हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल दिया गया है, जैसे आईसीएल है, आईसीएल को आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे उस रेडियस और भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आएगी इस फॉर्मूले से, और आईसीएल को आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। समझ रहे हो? मतलब ये जो फॉर्मूला है वो नियरली सेम ई एन के लिए और डिफरेंस लार्ज डिफरेंस इन ई एन के लिए, दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ई एन नहीं दिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एलिमेंट की नहीं दी जाए, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करें, और अगर आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दी जाए तब आप इस फॉर्मूले का यूज करें, उस वक्त आप इसको यूज नहीं करेंगे। अगर आपको हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल में ए और बी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दी गई है तो आप इसका यूज करें, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं दी गई है तो आप इसका यूज करिए, ठीक है। ओके, रब करता हूँ, एग्जाम्पल है, समझते हैं इसको। बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 यानी कि DHH इज क्या है? 0.77 एंगस्ट्रॉम, 77 एंगस्ट्रॉम, ये दी गई है। और बॉन्ड लेंथ ऑफ Cl2 यानी कि DClCl इज 1.98। हाँ तो बच्चों देखो इधर अपने पास में ये क्वेश्चन है, DHCl बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज गिवन, बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज गिवन, बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज गिवन कितनी? 1.27 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 इज गिवन 0.77 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ ऑफ Cl2 इज गिवन 1.98 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट इज 2.1, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ Cl इज 3। तो कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ Cl एटम। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है बच्चों? आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दी गई है और ये हेटेरो एटम है, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो अपने को स्टीवेंसन स्टोमेकर फॉर्मूले का यूज करना है। अपने को DAB बराबर RA प्लस RB का यूज नहीं करना है, इससे आंसर नहीं आएगा। अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? स्टीवेंसन स्टोमेकर फॉर्मूला। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को कॉपी करके और हल करने की कोशिश करें। मैं अब इसको हल करता हूं, देखो इधर। अपने पास में फॉर्मूला क्या है? DAB बराबर RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB, इनका मोड लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आएगी, इस मोड का मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा में से कम को घटाना है। अगर आप कम में से ज़्यादा को घटाओगे तो भी अपने को मोड लेके काम करना है, यानी कि नेगेटिव को अपन को पॉजिटिव बनाना है, सीधा सा मतलब ये है। और DAB आपको पता है क्या है? DAB क्या है?
बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी मॉलिक्यूल जो कि हेटेरोडायटोमिक है, हेटेरोडायटोमिक, हेटेरोडायटोमिक। और आर ए क्या है? कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए एलिमेंट। आर बी क्या है? कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी एलिमेंट। ठीक है। एक्स ए क्या है? En ऑफ ए एलिमेंट। En मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एक्स बी क्या है? En ऑफ, कुछ बुकों में इसको चाहिए भी बोलते हैं, En ऑफ बी एलिमेंट। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए क्या क्या कौन कौन है। ठीक है। ये अपने पास है जो फॉर्मूला है उसके, उसमें कौन किसका प्रतीक है वो सब लिख दिया है मैंने। अब आप क्या करेंगे, अपने को जो डाटा दिया गया है उसको रखेंगे। क्या दिया गया है? DAB की जगह अपने को क्या दिया गया है वो रखना है। कितना है? 1.27 एंगस्ट्रॉम, 1.27 एंगस्ट्रॉम है, वो रख देंगे। RA की जगह नहीं, RA की जगह जैसे HCl के लिए निकाल रहे हैं तो इसको रीअरेंज करके लिखो, DHCl बराबर RH प्लस RCl माइनस 0.09 है ना। XA कितनी है? Cl की 3 और H की कितनी है? 2.1। H की अपने को कितनी देर की है? 2.1। और Cl की कितनी है? RH कितनी है? ये XH माइनस XCl, इसका मॉड्यूल ले लिया। अब इसका डाटा रख दो एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो अपने को निकालना है RH। तो आपको RH पता चल गया क्या है? DHH/2। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लेना, 0.77/2। तो ये आपके पास में RH आ जाएगी। ठीक है। ये आपके पास में 0.772 प्लस RCl निकालना है आपको, माइनस 0.09। XH कितना है? XH 2.1 माइनस 3, इसका मोड ले लेना है। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप और निकाल लो। मैं अब आपको वो मॉलिक्यूल बता देता हूँ जिनसे आप कोवेलेंट रेडियस पता करोगे। जैसे मान लो आपको हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस पता करना है, तो हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस को पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड किस मॉलिक्यूल में पाया जाएगा। तो इसके लिए कौन सा मॉलिक्यूल है? H2। जैसे आपको F2 का ज्ञात करना हो, F की एटॉमिक रेडियस पता करना हो तो F2 होगा। Cl का पता करना हो एटॉमिक रेडियस तो Cl2 होगा। I की एटॉमिक रेडियस पता करना हो तो I2 होगा। ठीक है। Br की पता करना हो तो Br2 होगा। और बस हेलोजन एटम हो गए। अगर आपके पास में आपको ऑक्सीजन की पता करना हो एटॉमिक रेडियस तो क्या O2 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों O डबल बॉन्ड O होता है, O सिंगल बॉन्ड O नहीं होता है। आपको वो मॉलिक्यूल लेना है जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसके लिए कौन सा अच्छा मॉलिक्यूल होगा? इसके लिए होगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें क्या है? H ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिल गया, इसका हाफ कर लेंगे तो अपने को एटॉमिक रेडियस का पता चल जाएगा। इसके बाद में अगर आपके पास में कार्बन हो तो कार्बन के लिए कौन सा मॉलिक्यूल लेंगे? CH4 नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड एब्सेंट है। और एब्सेंट है तो जी कार्बन के लिए अप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएगा? डायमंड, हीरा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में पाया जाता है, चतुष्फल की अवस्था में स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे कार्बनों का एक नेटवर्क पाया जाता है डायमंड में। ये कार्बन
का पर रूप है डायमंड, तो यहाँ पे कार्बन का नेटवर्क पाया जाता है सिंगल बॉन्ड का, इसलिए अपन इसको डायमंड लेंगे। अगर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज्ञात करनी हो या कार्बन की रेडियस को आपको पता करना हो तो आपको डायमंड लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ मिल जाएगी आपको, तो इसका हाफ करके निकाल लेंगे अपन। ठीक है, ऐसे ही सिलिकॉन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड में भी इस तरह से सिलिकॉन एलिमेंट सिंगल बॉन्ड के थ्रू अरेंज रहते हैं। फास्फोरस के लिए P4 लोगे आप, क्योंकि इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर पाई जाती है फास्फोरस की, तो इसमें सिंगल बॉन्ड मिल जाता है आपको, तो इसका हाफ करके निकाल लोगे। एसेट में कैसे निकालोगे, एसेट में आप ऐसे निकालोगे, तो ये देखो सिंगल बॉन्ड रहा, इसका हाफ करके निकाल लोगे आप। ठीक है, तो इस तरह से आपको मॉलिक्यूल का ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड आपको किस मॉलिक्यूल में मिल रहा है, दो सेम एटम के बीच में। तो कोवेलेंट रेडियस में बच्चों अपन ने क्या क्या देखा, कोवेलेंट रेडियस में अपन ने देखा बच्चों, अगर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे, RA बराबर DA/2, और अगर हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें पहला फॉर्मूला आपके पास आएगा DAB बराबर RA प्लस RB। अगर EN नहीं दी गई है आपको, EN नॉट गिवन, तो इसका यूज कर लेंगे। और हेट्रोडायटोमिक में दूसरा फॉर्मूला क्या है, DAB बराबर RA प्लस RB माइनस 0.09 मॉडुलस XA माइनस XB मोड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको EN दी गई है, इसलिए आप इसका यूज करोगे। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले अपने को कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए है।